हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसके रिकॉर्डिंग जो है ना, ये जो आप बुक देख रहे हैं ये रुक्मणी की वॉल्यूम 2 है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। आज हम सब सेट नंबर 9 देखेंगे, वो भी फुल एनालिसिस के साथ। और सेट 1 से लेकर 8 तक मैंने फुल एनालिसिस के साथ क्लास करवा दिया है। क्राउन की भी आपकी चल रही है प्रैक्टिस सेट दरोगा की, और जैसे ही क्राउन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सिर्फ रुक्मणी की वॉल्यूम 2 ही चलेगी पर डे। आज इसके सेट नंबर 9 देखेंगे, उसके बाद कल देखेंगे हम क्राउन की देखेंगे। ऐसे अल्टरनेट क्लास चलेगी। क्राउन की जल्द ही आप ख़त्म हो जाएगी, मात्र उसमें करीब 7 से 8 सेट ही बचा होगा क्योंकि उसमें 20 ही प्रैक्टिस है टोटल है। पहले स्टार्टिंग के 20 मिनट में मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पीछे में वो भी मैं करवाता हूँ, क्योंकि रुक्मणी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह से दिया रहता है और आपका पूरा टॉपिक डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा है और क्वेश्चन में क्या क्या और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब का पूरा रिवीजन हो जाता है। इसीलिए क्लास पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सेट नंबर 9 का PDF पहले ही मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो पहले बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? ये हो जाएगा 1968 में। दूसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री निम्न से कौन थे? श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। तीसरा, निम्न से किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 15 प्राप्त नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 20, 23 और 21 ये सब प्राप्त है। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में निम्न से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे? 4 का हो जाएगा ए आसफ अली नहीं थे, लेकिन लियाकत अली खान और गजनफर अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल ये तीनों थे। एसके घर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1948 में किया गया था। निम्न से कौन तथ्य सही है? कौन सा है जो सही है? ये सभी सही। ऑप्शन डी हो जाएगा कि लोकसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष राम शुभंग सिंह हुए थे। राज्यसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा हुए थे। राम शुभंग सिंह एवं श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा दोनों बिहार राज्य के ही रहने वाले थे। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में 2 शासन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था? इसका हो जाएगा डी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 8 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से शुरू किया जा सकता है? 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। 9, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया गया था? 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। वर्ष 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया हाउस की। 11 करना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बताना है। मार्क योर आंसर। तो क्वेश्चन है आपका, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पैर्डोन्ड इफ यू कन्फेस देम। तो इसका जो जगह क्या कहते हैं 11 का, का ऑप्शन भी हो जाएगा कि आई टोल्ड हर दैट हर फॉल्ट्स वुड बी पैर्डोन्ड इफ शी कन्फ्यूज्ड देम। 12 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। शी इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस। 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ए न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ड बाय हर। मानव निषेचन की प्रक्रिया तक शुक्राणु के मार्ग का सही क्रम क्या है? पहला है शुक्रवाहिका, दूसरा अधिवृषण, शुक्र जनन नलिका और चौथा है मूत्र मार्ग और 5वां है अंडवाहिनी। 13 का हो जाएगा ऑप्शन है, यानी पहले तीसरा, यानी इसका हो जाएगा शुक्रजनक नलिका, फिर दूसरा अधिवृषण, फिर पहला शुक्रवाहिका, फिर चौथा मूत्र मार्ग, फिर 5वां आपका हो जाएगा अंडवाहिनी। 14 मिलान है। 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी ए का 3 गर्भ निरोधक गोलियां हो जाएगा अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोकना। बी का 4 कॉपर, टी हो जाएगा IUUD, ये हो जाएगा गर्भाशय में शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को कम करना और रोपण को रोकना। सी का 2 कॉन्डम रोधन विधि हो जाएगा शुक्राणु और अंडाणु के भौतिक मिलन को रोकना। पुरुष नसबंदी हो जाएगा आपको शुक्राणुओं के परिवहन को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करना।
संघ ऑर्थोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है के विशिष्ट लक्षण कौन से हैं? इसका विशिष्ट लक्षण हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन डी, यानी संधि युक्त पद, काइटिन से बना बाह्य कंकाल, खुला परिसंचरण तंत्र, शरीर का विखंडित खंडी भवन, और चारों हो गया। ठीक है, इसका डी हो जाएगा 16। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किस कारण से होता है? डाउन सिंड्रोम इसका हो जाएगा बी, गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिसूत्रता। ठीक है। 17 अनुवांशिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सिक्सर के रूप में कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटते हैं? 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबंधन एंजाइम। 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 19 कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? 19 का ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद में। 20 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? 20 का हो जाएगा ए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। दादा भाई नौरोजी ने निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1886 में, 1906 में और 1893 में, तीनों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, छपरा में। 23 सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट का असली नाम क्या है? इसका असली नाम है अलेक्जेंडर तृतीय। 24 दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष सांकेतिक मुद्रा जारी किया था? इसका हो जाएगा भी 1329 से लेकर 1330 ईस्वी। 25 रचना एवं रचनाकार के निम्नलिखित जोरों में निम्न सुमेलित नहीं है। मृक्ष कटिकम भारवी सुमेलित नहीं है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, 10 कुमार चरित लांडी और पंच सिद्धांतिका ये 12 में ये सुमेलित है। भारत में तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। 26 1398 बताएं, 26 का 27 इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन है आपका 30 जनवरी 1649 ईस्वी को। 28 मिलान करना है। 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी 1 का 2 हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, और नासिक अभिलेख हो जाएगा आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, एहुल अभिलेख हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। निम्न से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और IBRT को। 30 वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं? 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी 10। 31 नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु समास। 32 जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 32 का हो जाएगा आपका 32 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका अनुभूत। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसे लड़ू या उड़ू हार्मोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह तनावपूर्ण स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करता है? 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एड्रेनालिन। 34 खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर क्या है? खाद्य जाल कई परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है जो अधिक वास्तविक पोषण संबंधों को दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। 36 निम्नलिखित अम्लों को उनकी अम्लीय शक्ति यानी एसिडिक स्ट्रेंथ के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इसका हो जाएगा A3 1 2 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पहला होगा, और उसका एक यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद दूसरा हो जाएगा एसिटिक अम्ल, और उसके बाद लास्ट होगा कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, दिए गए कथन में विचार करना है। कथन 1 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केवल कथन एक ही सही है कि समावयवी यानी आइसोमर के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है।
ए ट्रीटिस फॉर दी रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर कौशिक। 39 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा रानी मुखर्जी को। 40 सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 40 का ऑप्शन हो जाएगा संजय सिंघल को। 41 वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 से बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है? ये हो जाएगा 66,828 रुपये। भारत में गरीबी को मापने से संबंधित गठित निम्नलिखित समितियों में किसका गठन सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर वाई के अलग समिति। 43 अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? 43 का ऑप्शन हो जाएगा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। 44 भारत में निर्धनता के आकलन के लिए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किस वर्ष किया गया था? उसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में। 45 नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? सुमन के बेरी। ऑप्शन सी। 46 मोनालोआ ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी है। 47 पश्चिम बंगाल के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ऑप्शन सी हो जाएगा 3। 48 निम्नलिखित कौन दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? रोहतांग। ऑप्शन सी। गवर्नमेंट हॉस्टल यानी केटू पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? ट्रांस हिमालय। ऑप्शन डी। 50 दातफा झाकड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दातफा झाकड़ी। 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी। 51 मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताते हैं आपका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 इसका डी हो जाएगा 30,853। कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 134 यानी ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़कर एक षष्ठकोणीय व्यूह बनाता है। और तीसरा है कि हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक त्रिआयामी कठोर संरचना बनाता है। चौथा ग्रेफाइट की परतदार संरचना के कारण यह एक अच्छे स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है। 54 250 ml 0.1 एम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन तैयार करने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी? परमाणु द्रव्यमान Na बराबर 23 हो, O16 और H1 हो। तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा 1 ग्राम। 55 जब एथिल एसीटेट CH3COO2H5 को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद जो है ना क्या बनाते हैं? 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम एसीटेट और एथेनॉल बनाते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान सर्वाधिक होता है? 56 का डी हो जाएगा सिलिकॉन का। 57 निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम एसीटेट CH3 से WNA। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है? 58 का ऑप्शन हो जाएगा 1.46 लाख। भारत किस वर्ष AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 59 का हो जाएगा 2026 में। 60 विश्व खाद्य दिवस 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम थी स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियाँ हैं। 61 अलकनंदा में मंदाकिनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है? 61 ऑप्शन हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। निम्न में से कौन सा परियोजना चंबल नदी पर है? 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। कौन सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी बिहार के कटिहार जिला से निकलकर झारखंड के साहिबगंज जिला में प्रवेश करती है। 64 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड एक इकाई बिहार में कहाँ है? 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी कटिहार में। एशिया महादेश के किस देश की राजधानी हनोई है? 65 का हो जाएगा वियतनाम की। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? 66 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। 67 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में
पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपको केरल। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? 68 का ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 131। 69 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदारो। 70 अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी को। 71 मैथ का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 6.25% की वृद्धि। 72 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा 576। 73 बिजली उत्पादन से लेकर घरेलू उपयोग तक विद्युत आपूर्ति के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 3 1, यानी पावर स्टेशन पर बिजली का उत्पादन। और चौथा है पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज बढ़ाना, उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से बिजली का संचरण, और स्थानीय सब स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज कम करना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 74 का हो जाएगा आपका आंसर ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही व्याख्या करता है। कथन ये है कि खतरे के सिग्नल का लाल रंग से बनाया जाता है, ठीक है। आर है कि लाल रंग के प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह कोहरे या धुएं के कणों द्वारा सबसे कम परिवर्तित होता है और इसे दूर से भी आसानी से देखा जाता है। 75 एक अवतल लेंस के सामने रखी गई किसी वस्तु के लिए बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होता है। 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी 1 2 3 4। आभासी सीधा वस्तु छोटा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित। 500 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4200 जूल केजी डिग्री मतलब पर केजी डिग्री सेल्सियस है। 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 16,000 क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,68,000 जूल। एक विद्युत जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 77 का ऑप्शन से हो जाएगा विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 78 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा उमा कांजी लाल को। फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए हो जाएगा दिव्या देशमुख। 80 एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशिया कप का तो यूएई में किया जाएगा। 81 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो 81 का ऑप्शन भी हो जाएगा उषा मेहता ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा सिद्धू एवं कानू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी ये ग्वालियर में हुई थी। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? 84 का ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 85 पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। 85 का ऑप्शन हो जाएगा सातवाहनों द्वारा। 86 निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा एक्स का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? वस्त्र उद्योग का केंद्र है। 87 का भी हो जाएगा भीलवाड़ा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? 88 का ऑप्शन हो जाएगा सासाराम। 89 का मिलान है आपका ऑप्शन हो जाएगा सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध में। और सी रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। और सी का 2 हो जाएगा पारिक समिति हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। और नर्सिंग समिति हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार में। चोल वंश का संस्थापक कौन है? 90 का ऑप्शन हो जाएगा विजयालय। 91 मैथ क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा 27 मीटर। सॉल्यूशन थोड़ा देर में देखेंगे जस्ट। 92 ऑप्शन डी हो जाएगा टॉन्सिल बढ़ गया इसलिए गले दर्द कर रहा है मेरा। 92 का डी हो जाएगा 154/9। 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा 5000 वोल्ट। एक क्रेन 2000 केजी के भार को 1 मिनट में 15 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठाती है। क्रेन की शक्ति पावर की गणना करें जहाँ जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है।
94, एक व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष में यानी दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1 ओम हो जाएगा। 96, प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान एक बंजर भूमि पर सबसे पहले बसने वाले अग्रगामी जीवों जैसे लाकेन की क्या विशेषता होती है? वे अत्यधिक तापमान और सूखे जैसी चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। जब वैज्ञानिक और इंजीनियर किसी समस्या को हल करने के लिए प्रकृति, उसके मॉडल, सिस्टम और प्रक्रियाओं से प्रेरणा लेते हैं तो इससे दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? बायोमिमिक्री। 98, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? ऑप्शन उसका सी हो जाएगा आपका 77। 99, FIDI अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन बी भारत करेगा। भारत। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे? त्यागपत्र सौंपे अनुच्छेद 67 का ए। अनुच्छेद 67 का ए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन मैं बोलूंगा। क्वेश्चन 1 है कि आपका बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष से जो है लाया गया था या लगाया गया था? तो 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन की अवधि 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक रही थी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगने के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री रहते 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 2005 में लागू किया गया था। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, सर्वाधिक 11 बार। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री निम्न से कौन थे? तो जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जो जगजीवन राम थे। वर्ष 1940 में गठित अंतरिम सरकार में भी जगजीवन राम के जिम्मे श्रम विभाग रहा था। जगजीवन राम मूल रूप से बिहार के निवासी थे। जगजीवन राम का जन्म भोजपुरी जिला के चंदवा गांव में 5 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ। जगजीवन राम को भारतीय राजनीतिक में उनके विशेष योगदान एवं वरिष्ठता के लिए उन्हें बाबूजी उपनाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में भी बलदेव सिंह जिम्मे रक्षा विभाग रहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1940 में उनके जिम्मे खान एवं ऊर्जा विभाग था। निम्न से कौन सा अनुच्छेद द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 15 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार जो है भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को ही प्राप्त है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य उल्लेख है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में USA से लिया गया है। चौथा, 4 नंबर के वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे? वर्ष 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार में शामिल आसफ अली मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। अंतरिम सरकार में आसफ अली के जिम्मे रेलवे एवं परिवहन विभाग था। आसफ अली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध वकील थे। आसफ अली संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पहले राजदूत थे। वे स्विट्जरलैंड में भी भारत के राजदूत रहे थे। आसफ अली ओडिशा के राज्यपाल भी रहे थे। आसफ अली का विवाह अरुणा आसफ अली से वर्ष 1928 में हुआ था। आसफ अली का जीवन काल 1888 ईस्वी में 1953 ईस्वी तक था। आसफ अली की मृत्यु 2 अप्रैल 1953 को स्विट्जरलैंड में हो गई थी, जब वे स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे। एस के घर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया?
एशिया घर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जो है भारत सरकार द्वारा जून 1948 में किया गया था। घर आयोग को भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने का कार्य सौंपा गया। दिसंबर 1948 में घर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। घर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है भाषा को नाम रखकर प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक दक्षता को रखने की अनुशंसा की। घर आयोग का विचार करने के लिए JVP समिति का गठन किया गया। JVP समिति ने 1948 में जयपुर के घर कमेटी का विचार किया। JVP समिति में जवाहर JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया शामिल थे। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया। 6 निम्न से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। लोकसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष के रूप में राम शुभम सिंह 17 दिसंबर 1969 से 27 दिसंबर 1970 तक रहे थे। राम शुभम सिंह का जन्म 1917 में हुआ था और बिहार के भोजपुर जिला तत्कालिक शाहबाद जिला में हुआ था। राज्यसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा हुए थे। वे 1969 से लेकर 1971 ईस्वी तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। श्यामनंदन प्रसाद मिश्रा बिहार के पटना जिले के गोनावन गांव के रहने वाले थे। श्यामनंदन प्रसाद मिश्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाल से भी जुड़ी हुई थी। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध प्रशासन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति एवं उत्तरदायी शासन पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधि के विचारधारा पर आधारित व्यवस्था के विचार का प्रावधान किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दलित जातियों, महिलाओं तथा मजदूर वर्ग के लिए भी क्या किया गया? तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या किया गया? तो प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में शुरू किया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति धारण करती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को इसे आरंभ करने के 14 दिन पहले देना आवश्यक होता है। महाभियोग शुरू होने की शर्त यह है कि इस प्रस्ताव में संबंधित सदन कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा 1/4 सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए। महाभियोग दोनों सदनों में पृथक रूप से सदन के कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 सदस्य संख्या में पारित होना आवश्यक है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय मांग कब प्रस्तुत किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय मांग जो है मार्च 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया था। भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने के वाले नेताओं को भारत के सभी दलों द्वारा स्वीकार संविधान का एक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया था। भारतीय सचिव बेकनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 1928 ईस्वी में क्या किया? तो एक रिपोर्ट जारी की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट समिति के सचिव कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। वर्ष 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस नामक संगठन की स्थापना किया गया था। इंडिया हाउस का जो मूल नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी था। इंडिया हाउस लंदन में समान रूप से भारतीय छात्रों को ठहरने का आश्रय स्थल प्रदान करता था। इंडिया हाउस विदेशी आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीय छात्रों के लिए 1,000 रुपये का 6 स्कॉलरशिप भी आरंभ किया था। बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के भी सदस्य रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी शुरू किया था। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया और उसी विश्वविद्यालय में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर भी बने थे। 11 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट विल पार्डोनेड इफ यू कन्फ्यूज दैम। इसका जो है
इनडायरेक्ट हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्स वुड बी पार्डोनेंट इफ सी कंफ्यूज देम, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका। 12 एक्टिव पैसिव है। सी इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस, बिल्डिंग है यानी बिफोर, ए न्यू हाउस इज बीइंग यानी बीइंग लग जाएगा, बिल्ड बाय हर पैसिव वॉइस। 13 मानव के निषेचन की प्रक्रिया तक शुक्राणु के मार्ग का सही क्रम बताना है। तो ये क्रम हो जाएगा आपका ए नंबर 1, 4, 5। तो शुक्र जनक नलिकाएं हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण वृषण के भीतर स्थित इन नलिकाओं में होता है। अधिवृषण यानी बनने के बाद शुक्राणु परिपक्व होने और संग्रहित होने के लिए अधिवृषण में जाते हैं। शुक्र वाहिका फर्स्ट और 4 मूत्रमार्ग यानी स्खलन के दौरान शुक्राणु शुक्र वाहिका से होते हुए मूत्रमार्ग में पहुंचता है और शरीर से बाहर निकलते हैं। अंडवाहिनी की बात करें तो अंत में शुक्राणु महिला के प्रजनन पथ में प्रवेश करते हैं और निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में होती है, जहां वे अंडाणु से मिलते हैं। 14 मिलान करना है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या करता था? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोकना। कॉपर टी आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को कम करना और रोपण को रोकना। कोंडोम रोधन विधि शुक्राणु और अंडाणु के भौतिक मिलन को रोकना। पुरुष नसबंदी शुक्राणु के परिवहन को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करना। गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? तो ये हार्मोन गोलियां होती है जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य करके अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोकती है। कॉपर टी क्या करती है? तो एक अंतर्भागीय युक्ति है जो कॉपर आयन स्रावित करती है। यह शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करती है तथा गर्भाशय को रोपण यानी इम्प्लेशन के लिए अनुपयुक्त बनाती है। कॉन्डम एक रोधन विधि है जो शुक्राणु और अंडाणुओं के भौतिक मिलन को रोकती है। यह यौन संचारित रोग यानी STDs से भी सुरक्षा प्रदान करती है। पुरुष नसबंदी एक शल्य चिकित्सा विधि है जिसमें शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का परिवहन अस्थायी रूप से क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। 15 संघ ऑर्थोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है के विशिष्ट लक्षण कौन सा है? इसका डी हो जाएगा। संघ ऑर्थोपोडा के जीव विशिष्ट लक्षण हो जाएगा संदेह युगपाद, काइटिन से बना बाह्य कंकाल, खुला परिसंचरण तंत्र, शरीर का विखंडित खंडी भवन। ऑर्थोपोडा नाम का अर्थ ही जुड़े हुए पैर है, जो इनका सबसे प्रमुख लक्षण है। इनका शरीर कैटिन नामक एक मजबूत और हल्के पदार्थ से बने बाहरी कंकाल से ढका होता है, जो सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। इनमें रक्त वाहिकाओं में बंद होकर नहीं बहता, बल्कि शरीर गुहा हेमोसील से भरा रहता है और ऊतकों के सीधे संपर्क में आता है। इनका शरीर खंडों में बटा होता है और जैसे कि सिर हो गया, वक्ष और उदर जो विशिष्ट कार्यों के लिए क्या अनुकूलित होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार जो है किस कारण से होता है? डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिसूत्रता यानी कि ट्रिसोमोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 के कारण होता है। त्रिसूत्रता क्या है? तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति के पास किसी विशेष गुणसूत्र की समान 2 प्रतियां के बजाय 3 प्रतियां होती है। डाउन सिंड्रोम में कोशिका विभाजन के दौरान हुई एक त्रुटि के कारण व्यक्ति को सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। इस आनुवंशिक विकार के कारण विशिष्ट चेहरे की विशेषताएं, बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक विकास में देरी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे आम गुणसूत्र सबसे विकार में से एक है। सिंड्रोम के नाम और विवरण दिया गया है। अब डाउन सिंड्रोम बढ़ते हैं तो एक आनुवंशिक स्थिति जो क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होती है, जिसमें बौद्धिक अक्षमता और विशिष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो महिलाओं को प्रभावित करने वाले एक आनुवंशिक स्थिति जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम आंशिक रूप से या पूरी तरह से गायब होता है, जो कद और यौन विकास को प्रभावित करता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों को प्रभावित करने वाली एक आनुवंशिक स्थिति जिसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम XXY होता है, जो अक्सर बांझपन और अविकसित विसरण का कारण बनती है। मॉर्फन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार जो शरीर के संयोजी ऊतक को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति असमान रूप से लंबा और पतला होता है और उससे हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जो हाथ में सूत्र क्या कहते हैं सुंधा, छुनछुनी
और कमजोरी का कारण बनती है। जब कलाई में मीडियल तंत्रिका पर दबाव पड़ता है तो क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम क्या होता है, यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम IBS एक आम आंत संबंधित विकार जो पेट में ऐंठन, सूजन, गैस, दस्त और कब्ज का कारण बनती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची के रूप में कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है जो DNA को विशिष्ट स्थल पर काटता है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रतिबंधन एंजाइम आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। ये एंजाइम DNA अनुक्रम में एक बहुत ही विशिष्ट पहचान स्थल को पहचानते हैं। पहचानने के बाद वे DNA की डबल हेलिक्स संरचना को उस विशिष्ट स्थल पर या उससे पास काट देते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम मुख्य रूप से जीवाणुओं को प्राप्त किए जाते हैं, जहां ये बाहरी DNA जैसे कि वायरस को नष्ट करके एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। पुनर्योग्य यानी DNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA की बात करें तो प्रौद्योगिकी में इनका उपयोग जीन को काटने और एक जीव दूसरे जीव में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने MS स्वामीनाथन द्वारा 2011 में लिखी गई पुस्तक इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस का पुनर्मुद्रण जारी किया है। इस सम्मेलन की थीम सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग है। इस सम्मेलन के दौरान प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के सम्मान में 100 का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया गया। इस सम्मेलन में MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत भी की जाएगी, जिसे विकासशील देशों के वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं को सम्मानित किया जाएगा। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन था। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। वे कृषि वैज्ञानिक के साथ ही पादप अनुवांशिक भी थे। इन्हें 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक बनाया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अब आते हैं 19 नंबर पे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन भारत में किस शहर में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन भारत के अहमदाबाद गुजरात शहर में होगा। भारत के अहमदाबाद वर्ष 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया। इसकी घोषणा 26 नवंबर को ग्लासगो में की जाएगी। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। वर्ष 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है। 20 नंबर 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। वे राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। तो 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक थे। शिबू सोरेन का निधन दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में हुआ। वे दिसोम गुरुजी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। दिसोम का अर्थ यह देश का दिशा देने वाला, परंतु यहाँ देश का अर्थ आदिवासी क्षेत्र से। वे UPA के प्रथम कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ जिले के नमेरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ था। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, परंतु एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अपने पिता सोरेन की महाजनों द्वारा हत्या करने के बाद इन्हें महाजनी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाया। अविभाजित बिहार में महाजनी प्रथा को समाप्त करने के लिए शिबू सोरेन ने धान कटनी आंदोलन चलाया था। वे दुमका लोकसभा क्षेत्र में 8 बार सांसद और जामताड़ा से 1 बार विधायक भी चुने गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 मार्च 2005 को वे पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण केवल 10 दिन के अंदर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 21 नंबर दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1886 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1893 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन भी कलकत्ता में आयोजित हुआ था। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हुए जो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लिबरल पार्टी के सदस्य चुने गए थे।
दादाभाई नौरोजी 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी सेंट्रल क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। बस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। अगस्त 1942 को शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। छपरा जिला के दिघवाड़ा में 2 बहनें शारदा देवी एवं सरस्वती देवी ने तिरंगा फहराया था, जिसके आरोप में उन्हें सजा सुनाई गई थी। बिहार के वैशाली में सुनीता देवी और राधिका देवी ने पुरुष के वेश में साइकिल पर घूमकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया था। 9 अगस्त 1942 को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी ने महिलाओं को एक विशाल जुलूस का आयोजन किया था। 23 सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट का असली नाम क्या था? सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट का असली नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय सिकंदर महान का क्या था? पिता था। फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व से लेकर 336 ईसा पूर्व तक मकदूनिया का शासक रहा था। 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। फिलिप द्वितीय के पश्चात सिकंदर तृतीय लगभग 20 वर्ष की आयु में यूनान क्षेत्र में मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर तृतीय अपने विभिन्न सैन्य अभियानों में विजय के कारण इतिहास में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का 24 नंबर 24 का जो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष सांकेतिक मुद्रा जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1329 से लेकर 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। चांदी की कमी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक अधिक सिक्का जारी नहीं कर पा रहा था, अतः उसने सस्ते धातुओं के सिक्के को सांकेतिक सिक्के के रूप में जारी किया, जिनका मूल्य महंगे धातु के समान रखा गया। सांकेतिक सिक्का जारी करना मोहम्मद बिन तुगलक का एक प्रगतिशील कदम था, जिसके बल पर वह अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करना चाहता था तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी करना एक उत्साहजनक कदम था, लेकिन मुद्रा ढलाई एवं मुद्रा पहचान की उन्नत तकनीकों के अभाव के कारण नकली मुद्राओं की भरमार हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी लेकर चला गया था। 25 नंबर रचना एवं रचनाकार के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सम्मिलित नहीं है? गुप्तकालीन रचना मृक्ष कटिकम का रचनाकार लेखक कौन है? शूद्रक है। मृक्ष कटिकम रचना एक ख्यात नाट्य ग्रंथ है। मृक्ष कटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। शूद्रक की अन्य रचनाओं की बात करें तो विनय वासवदत्ता, पदम प्रमृतक तथा भान है। स्वप्न वासना वदत्ता के लेखक भास हैं और भारवी के प्रमुख रचना कौन है? तो किराता जुर्नियम है। 26 भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण है 1398 ईस्वी में हुआ था। तैमूर मूल रूप से ट्रांस ऑक्सियाना कराने वाला था। तैमूर के पिता के पास एक छोटी सी जागीर भी थी। तैमूर ने से एक विशाल साम्राज्य बनाया। तैमूर के साम्राज्य में ट्रांस ऑक्सियाना, तुर्की का एक हिस्सा, पार्सिया, सीरिया, कुर्दिस्तान, एशिया माइनर का कुछ भाग, बगदाद, जॉर्जिया आदि शामिल थे। तैमूर विजेता मात्र था और वे अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया, लेकिन वह राज्य व्यवस्था और लोक व्यवस्था में पूर्णतः उदासीन रहा। भारत पर तैमूर के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। तैमूर ने दिल्ली को लूटा और बड़ी संख्या में लोगों का कत्ल भी किया। तैमूर ने मुल्तान के खिजर खां को इस क्षेत्र में अपना गवर्नर नियुक्त किया था। नासिर उद दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। 27 नंबर इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को 30 जनवरी 1649 ईस्वी को फांसी दी गई। चार्ल्स प्रथम का जीवन काल 19 नवंबर 1600 ईस्वी से लेकर 30 जनवरी 1649 ईस्वी तक था। शासक के रूप में चार्ल्स प्रथम का कार्यकाल 1625 ईस्वी से लेकर 1649 ईस्वी तक था। 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने संसद के सदस्यों में के बंदी बनाने का प्रयास किया। फलतः राजा और संसद के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष के दौरे पर संसद को जनता के अधिकांश हिस्सा का समर्थन प्राप्त हुआ। ब्रिटिश संसद ने राजा पर राजद्रोह मुकदमा चलाने का निर्णय किया। यह मुकदमा के लिए संसद द्वारा एक न्यायालय संगठित किया गया। 28 नीचे दिए गए अभिलेखों में संबंधित शासकों को सम्मिलित करने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो आपका हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख खारबिल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र
सातकर्णी एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल विजय की प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन मिलता है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुर सातकर्णी की राजनीतिक उपलब्धि और दान की बातें अंकित है। एहोल अभिलेख में चालुक्य वंश की वंशावली और विजय गाथा भी अंकित है। 29 इनमें से कौन दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और IBRD, इन दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर विचार करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 देशों के प्रतिनिधियों की एक सम्मेलन 1 जुलाई 1944 ईस्वी से लेकर 22 जुलाई 1944 तक चले थे। जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के गठन की कल्पना प्रस्तुत की गई थी। अतः IMF और IBRD को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संस्था के नाम से भी जाना जाता है। IMF और IBRD का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। ADB का स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में किया गया था। ADB का मुख्यालय मनीला में स्थित है। 30 नंबर, वर्तमान में ब्रिक्स समूह के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में ब्रिक्स समूह कुल 10 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2006 में हुई थी और ब्रिक्स के प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 ईस्वी को येकतेरिनबर्ग रूस में हुआ था। स्थापना के समय इस समूह को ब्रिक्स के रूप में जाना जाता था। इस समूह में 4 संस्थापक देश ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन थे। वर्ष 2010 ईस्वी में समूह के साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे इस समूह की सदस्यता संख्या 5 हो गई और इसका नाम जो है ब्रिक्स पड़ा। वर्ष 2024 में इस समूह में 4 देशों यानी मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात का प्रवेश हुआ, जिसमें इस समूह की सदस्य संख्या 9 हो गई। ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य देश के रूप में इंडोनेशिया का प्रवेश 1 जनवरी 2025 को हुआ था। 31 नवरत्न शब्द का कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। महात्मा शब्द का कर्मधारय समास है। नीलकंठ शब्द बहुव्रीहि समास है। परोक्ष शब्द में अवयवी भाव समास है। 32 जिसका अनुभव किया गया हो एक शब्द क्या होगा? जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द अनुभूत होगा। 33 कौन सा हार्मोन अधिविरिक ग्रंथि यानी एंड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है और इसे लरो या उरो हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह तनावपूर्ण स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करता है। तो एंड्रिनल हो जाएगा। एंड्रिनल को लरो या उरो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एंड्रिनल का स्राव अधिविरिक ग्रंथि के मेडुला भाग द्वारा किया जाता है, जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका स्राव तनाव, भय, क्रोध या उत्तेजना जैसे आपातकालीन स्थितियों में होता है। यह हृदय के धड़कन को तेज करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है, श्वास दर को तेज करता है कौन? एड्रिनल। और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ये सभी परिवर्तन शरीर को तत्काल शारीरिक गतिविधि यानी लड़ने या भगाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और ऑक्सीजन प्रदान करने को तैयार करते हैं। 34 है आपका खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर क्या है? खाद्य जाल एवं खाद्य जाल कई परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है जो अधिक वास्तविक पोषण संबंधों को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन एक सरल रैखिक पथ है जो यह दर्शाता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे हस्तांतरित होती है, जैसे घास, हिरण, शेर। खाद्य जाल की बात करें यानी फूड वेब एक कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क है। यह अधिक यथार्थवादी है क्योंकि अधिकांश जीव एक से अधिक प्रकार का भोजन खाते हैं। उन्हें कई अन्य जीव द्वारा भी खाया जाता है। खाद्य जाल परिस्थितियों तंत्र को अधिक स्थिरता प्रदान करता है क्योंकि यदि एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो अन्य जीवों के पास भोजन के वैकल्पिक स्रोत होते हैं। खाद्य श्रृंखला एक आदर्श मॉडल है, जबकि खाद्य जल प्रकृति मौजूदा वास्तविक और जटिल पोषण संबंधी प्रतिनिधित्व करता है। 35 सेट नंबर 9 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 35 है। तो एथिलीन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन है। एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो सामान्य तापमान पर गैस के रूप में मौजूद होता है। यह फलों को पकाने की प्रक्रिया को प्रेरित और तेज करता है। यही कारण है कि यह पका हुआ फल जो एथिलीन छोड़ता है अन्य कच्चे फलों के पास रखने पर उन्हें पका देता है। फलों को पकाने के अलावा यह पौधे में जीर्णता और विलगन पत्तियां, फूलों और फलों को झड़ना को भी बढ़ावा देता है। कच्चे तोड़े गए फल जैसे कि केले और टमाटरों को व्यावसायिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। 36
निम्नलिखित अम्लों को उनकी अम्लता शक्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। अम्लीय शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि कोई अम्ल जल में कितने आसानी से H+ आयन देता है। जो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो पूरी तरह से, और जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, आंशिक रूप से। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 एक बहुत ही प्रबल खनिज अम्ल है जो दो प्रोटॉन दे सकता है, 2 प्रोटॉन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी एक बहुत ही प्रबल खनिज अम्ल है। H2SO4 को सामान्यतः HCl से थोड़ा अधिक प्रबल माना जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है। कार्बनिक अम्ल H2CO3 एक बहुत दुर्बल अम्ल है जो एसिटिक अम्ल से भी कमजोर है। यह सोडा वाटर में पाया जाता है। 37 दिए गठन में विचार करना है। डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। समावयव यानी आइसोमर की परिभाषा ही यही है कि उनके आणविक सूत्र जैसे कि C4H10 समान होते हैं, लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था संरचना भिन्न होती है, जिससे उनके क्वथनांक, गलनांक जैसे भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। एक सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है, न कि CH3 समूह का, जैसे CH4 और एथेन C2H6 के बीच। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं क्योंकि उनमें समान क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होता है। सजातीय श्रेणी के उदाहरण की बात करें तो एल्केन हो जाएगा मीथेन CH4, मीथेन C2H6, अंतर क्या होगा CH2 का। प्रोपेन और ब्यूटेन में है CH2 का अंतर है। प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H है। 38 ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक के लेखक R कौशिक है। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा के जीवन और क्रिकेट करियर पर केंद्रित है। यह पुस्तक रोहित शर्मा के प्रारंभिक दिनों से लेकर एक महान खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति तक की यात्रा का उल्लेख किया गया है। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है आपका कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का पुरस्कार है रानी मुखर्जी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अभिनेत्री रानी मुखर्जी को उनके फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर आसिमा छिब्बर है। रानी मुखर्जी का यह पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान फिल्म जवान और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए दिया गया है। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है समारोह आयोजित किया जाता है। 40 सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक जो है संजय सिंघाल को नियुक्त किया गया है। संजय सिंघाल ओडिशा कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी है। वे अमृता मोहन प्रसाद का स्थान ग्रहण करेंगे। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक है। सीमा सशस्त्र बल की स्थापना 1963 में हुई थी। केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल यानी CAPF SSB केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतर्गत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की में से एक है। अन्य CAPF बल है BSF, ITBP, CRPF, CSF और NSG असम राइफल है। 41 वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 में बिहार के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा है? तो वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 में जो है बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 66,828 रुपये रहा है। स्थिर मूल्य पर 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 36,333 रुपया है। वर्तमान मूल्य पर 23-24 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1,84,205 रुपया रहा है। स्थिर मूल्य पर वर्ष 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1,04,744 रुपये रहा है। 42 नंबर भारत में गरीबी को मापने से संबंधित गठित निम्नलिखित समितियों में किसका गठन सबसे पहले हुआ था? भारत में गरीबी का निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। डॉक्टर वाई के अलग समिति ने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की। वर्ष 1989 ईस्वी में गरीबी के निर्धारण के लिए योजना आयोग द्वारा
प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। लकड़वाला समिति अपना रिपोर्ट 1993 ईस्वी में दिया। लकड़वाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से गरीबी निर्धारण का आधार बनाया। वर्ष 2005 में योजना आयोग ने गरीबी मापन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिस समिति ने 2009 में रिपोर्ट दिया था। गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 2012 ईस्वी में किया गया, जिस समिति ने 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 2014 में 43 अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। भारत सरकार द्वारा अत्यंत गरीब वर्ग के परिवार के भोजन के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का शुभारंभ जो है अक्टूबर 2007 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा गरीबों और वंचितों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का अन्न योजना की शुरुआत की गई। भारत में निर्धारित आकलन के लिए डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया कि अब तो 2015 ईस्वी में मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में एक कार्यदल यानी टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस कार्यदल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथिंग सोशल प्रोग्राम्स। 44 का क्वेश्चन क्या था? तो भारत में निर्धारित आकलन के लिए डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन कब किया गया? 2015 में किया गया। 45 नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन की बेरी है। सुमन बेरी नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष है। सुमन बेरी ने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। अरविंद पनगडिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर 5 जनवरी 2015 से 31 अगस्त 2017 तक रहे थे। अरविंद पनगडिया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। नीति आयोग के द्वितीय उपाध्यक्ष राजीव कुमार रहे हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो मोना लोआ ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में USA में स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। मोना लोआ द्रव्यमान और आयतन दोनों दृष्टिकोण से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ में अंतिम बार विस्फोट नवंबर 2022 में हुआ था। विश्व का प्रथम सक्रिय ज्वालामुखी किलाउआ अमेरिका में स्थित है। किलाउआ अमेरिका में स्थित है। पश्चिम बंगाल के साथ कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की सीमाएं मिलती है। पश्चिम बंगाल के साथ भारत के अन्य 5 राज्यों की सीमाएं भी मिलती है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। भारत के अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर POK सीमा लगती है। भारत के पाकिस्तान के साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात सीमा मिलती है। भारत का चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के लघु हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ती है। बोमडिला और अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में है। यह दर्रा कुमायूं क्षेत्र, क्या बोल रहा है? कुमायूं क्षेत्र यानी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर के लिए एक पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग है। तिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। 49 क्वेश्चन है कि गॉडविन ऑस्टिन K2 पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2 पर्वत चोटी है ट्रांस हिमालय में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। वर्तमान में गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर POK में पड़ता है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ तथा पूर्व की ओर से कैलाश भाग तक फैली हुई है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हो चुका था।
50 नंबर। 50 है कि नाथपा झाकरी ना, जो 50 है कि नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर है। इस परियोजना में लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश है। भाखड़ा नागल परियोजना भी सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित राज्य है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान है। बगलिहर परियोजना, सलाल परियोजनाएं तथा दुलहस्ती परियोजनाएं जो है चिनाब नदी पर स्थित है। तुलुल परियोजना झेलम नदी पर है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर लाभान्वित क्षेत्र है। पोगबंद परियोजना ब्यास नदी पर। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने अपने 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपने छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है? औसत क्या है? तो कुल रनों का योग बटे पारियों की संख्या। तो माना कि छठी पारियों में बनाया गया रन x है। इसके हिसाब से पहले हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा 96। 52। 25,000 रुपये पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12%, 10% प्रति वर्ष है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। देय राशि जो है ना 25,000, 100 प्लस 12 100 निकाल लेंगे यानी 110, 112, 110 तरह से, तो इसका हो जाएगा 30,800। सॉल्यूशन देख सकते हैं एक बार फिर से। 53। कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी हो जाएगा 1, 3, 4। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक षटकोणीय परतदार संरचना बनाता है। यह कथन उल्टा है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि प्रत्येक कार्बन परमाणुओं का चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन परतों के बीच गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में व्यस्त होते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर एक मजबूत कठोर त्रिआयामी यानी 3D जालक बनाता है। ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है क्योंकि उनके बीच कमजोर बैंडेड वॉल्स होते हैं। इसी गुफा के कारण इसका उपयोग जो है सूक्ष्म स्नेहक यानी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। 54। 250 ml 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन तैयार करने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी? परमाणु द्रव्यमान Na बराबर 23 है और ऑक्सीजन 16 और H1 होगा। 250 ml 0.1 m NaOH विलयन तैयार करने के लिए 1 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। NaOH का मोलर द्रव्यमान जो है ना Na बराबर Na 23 हो जाएगा, O 16 हो जाएगा और H1 हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। मोलरता की बात करें तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है विलय का मोलों का मान, विलय का मोल में मान और विलयन का लीटर में आयरन। आवश्यक मोल हो जाएगा मोलरता गुना आयरन बराबर 0.1 मोल प्रति लीटर। इस तरह से निकाल लेंगे। आवश्यक द्रव्यमान ग्राम में हो जाएगा मोलों की संख्या बटा मोलों की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान 0.025 मल्टीप्लाई बाय 40 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा 1 ग्राम। 55। जब एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है? जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद जो है ना सोडियम एसीटेट और एथेनॉल बनता है। यह अभिक्रिया एस्टिकरण की उल्टी प्रक्रिया और इसे साबुनीकरण कहा जाता है। यह एस्टर का क्षारीय जल अपघटन है। CH3COO प्लस NaOH CH3COONA प्लस C2H5OH है। इसे एस्टर एथिल एसीटेट एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यानी सोडियम एसीटेट CH3COONA और एक अल्कोहल एथेनॉल C2H5OH बनता है। 56। निम्नलिखित तत्वों में से किसका प्रथम आयनन ऊर्जा है ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान सर्वाधिक है? दिए गए तत्वों में सिलिकॉन का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक है। किसी गैसीय परमाणु के सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है और आयनन ऊर्जा बढ़ती है। दिए गए सभी तत्व जो है Na, Mg, एल्युमिनियम और सिलिकॉन आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से है। इनका क्रम जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। इस प्रवृत्ति के अनुसार सिलिकॉन का सबसे दाईं ओर से, इसीलिए प्रथम आयनन ऊर्जा चारों ओर सबसे अधिक होगी। 57। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन जो है ना क्षारीय प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का सोडियम एसीटेट CH3COONA का जलीय विलयन है ना क्षारीय प्रकृति होगा। सोडियम एसीटेट का विलयन की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि लवण किस प्रकार के
अम्ल और क्षार से बना है। यह दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से बना लवण है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो एसीटेट आयन CH3COO बनता है। जल में अभिक्रिया करके OH- आयन बनाता है, जिससे विलयन में OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। OH- आयन की अधिकता के कारण विलयन क्षारीय यानी pH ग्रेटर देन होता है 7 से हो जाता है। NaCl और K2SO4 प्रबल अम्ल क्षार उदासीन होते हैं, जबकि NH4Cl नौसाधार दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल अम्लता होता है। 58 भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है? भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में 1.46 लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है। समग्र शिक्षा योजना के तहत पूरे भारत में कुल 1,46,040 स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान एवं समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषीय आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। यह योजना 3 पूर्ववर्ती योजना के सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा योजना TE को मिलाकर शुरू की गई है। वर्ष 2018-19 में शुरू की गई समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है, जिसका उद्देश्य प्री स्कूल से कक्षा 12 तक समग्र सहायता प्रदान करना है। 59 क्वेश्चन है आपका। भारत किस वर्ष के AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का फोकस क्षेत्र स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, कृषि, जलवायु परिवर्तन और शासन है। इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए AI के विकास और उपयोग को लोकतांत्रिक बनाना है, जिसके अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन सुधार हो। 60 विश्व खाद्य दिवस 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व खाद्य दिवस 2025 के बारे में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2025 के थीम विशेष स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियाँ है। विश्व खाद्य दिवस बनाने का उद्देश्य भूखमरी, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक पैदा करना है। अलकनंदा मंदाकिनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर आकर मिलती है? अलकनंदा मंदाकिनी है ना, रुद्रप्रयाग स्थान पर आकर मिलती है। अलकनंदा सतोपथ हिमानी बद्रीनाथ से निकलकर दक्षिणी की ओर चलती है। अलकनंदा के दाएं और पहले मंदाकिनी एवं बाद में भागीरथी मिलती है। अलकनंदा के बाएं और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः धौली गंगा, नंदाकिनी एवं पिंडार मिलते हैं। मंदाकिनी केदारनाथ चोटी के पास से निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। भागीरथी गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग के पास अलकनंदा से मिल जाती है। धौली गंगा विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है। नंदाकिनी नंदप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है। पिंडार कर्णप्रयाग के पास से अलकनंदा से मिलती है। 62 निम्न में से कौन सी परियोजना चंबल नदी पे है? गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना एवं राणा प्रताप सागर परियोजना, ये तीनों चंबल नदी पे है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में स्थित है। इस परियोजना की आधारशिला है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 7 मार्च 1954 को रखी थी। इसके प्रथम चरण का उद्घाटन 1960 और द्वितीय चरण का उद्घाटन 1970 के दशक में हुआ था। गांधी सागर परियोजना जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना का उद्घाटन 1972 में हुआ। जवाहर सागर परियोजना जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई परियोजना है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से संबंधित परियोजना है। चंबल परियोजना बनाने की शुरुआत जो है ना 1954 में की गई थी। चंबल परियोजना भी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, मिट्टी को कटाव रोकना तथा जल विद्युत का उत्पादन है। निम्न में से कौन सही है? गंगा नदी बिहार के कटिहार जिला से निकलकर झारखंड के साहिबगंज जिला में प्रवेश करती है। गंगा नदी झारखंड के सिर्फ एक जिला साहिबगंज से होकर प्रवाहित होती है। बिहार के कटिहार एवं झारखंड के बीच गंगा सीमा के रूप में बहती है। बिहार के भागलपुर से कटिहार होते हुए गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज से प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार से बक्सर जिला में चौसा स्थान के पास जब प्रवेश करती है। गंगा नदी का बिहार में प्रवाह 445 किलोमीटर है।
64, राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई बिहार में कहाँ है? राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई बिहार के कटिहार में स्थित है। राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड नेशनल जूट मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात एनजीएमसी भारत सरकार के एक वस्त्र मंत्रालय के स्वामित्व में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वर्तमान में एनजीएमसी अपने 3 चालू इकाइयों के माध्यम से जूट की वस्तुओं का निर्माण में लगी हुई है। एनजीएमसी इन 3 इकाइयों में 2 इकाइयों पश्चिम बंगाल के 24 परगना में तथा एक इकाई बिहार के कटिहार में स्थित है। कटिहार बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है और जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के द्वारा किया गया। जूट का भारत में प्रथम कारखाना रिसरा यानी कोलकाता में 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया। 65, एशिया महादेश के किस देश की राजधानी हनोई है? एशिया महादेश के वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। वियतनाम उत्तर में चीन के साथ, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया के साथ सीमा स्थल धारण करता है। वियतनाम के पूर्व में दक्षिण चीन सागर है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और अशंगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडविन योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसी योजना में कृषि व उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सुखा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 ईस्वी का मुख्य लक्ष्य कृषि तथा सिंचाई संसाधन का विकास करना था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 50 ईस्वी तक था का मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 ईस्वी का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि करना है। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया था। सड़सठ क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे अधिक दर्ज किया गया है। 11 की जनगणना के अनुसार केरल में 96.11% पुरुष साक्षरता दर दर्ज किया गया। केरल के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम में भी उच्च पुरुष साक्षरता दर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की कुल साक्षरता दर जो है 93.91% थी। केरल की में महिला साक्षरता दर जो है 92.07% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षर राज्य था। 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% एवं महिला साक्षरता दर 65.40% है। 2011 की जनगणना सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो केरल 93.91, मिजोरम 91.33, गोवा 88.77, त्रिपुरा 87.2%। 2011 की जनगणना न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो बिहार 61.80%, अरुणाचल प्रदेश 65.40%, राजस्थान 66.10% और झारखंड 66.40%। भारत का प्रथम 4 पूर्ण साक्षर राज्य क्रमशः मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 95% या उससे अधिक साक्षरता वाला राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। 68 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र सरकार और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारों का प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि इन मामलों में किसी विवाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 के मामले की सुनवाई करता है। ऐसे विवादों जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक से अधिक राज्यों की सरकार हो। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ एक से एकाधिक राज्य हो तथा दूसरी तरफ एक या एकाधिक राज्य हो। ऐसे विवाद जिनमें एक और भारत सरकार था एक या एकाधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या एकाधिक राज्य हो।
संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 135 क्या कहता है? किसी प्रावधान है कि मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 कहता है कि आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 130 भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय की सीटों से संबंधित है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदारो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदारो सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के लड़कना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदारो के शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर संभव क्या थी? तो संभवतः जनतंत्रात्मक थे। बृहद स्नानागार मोहनजोदारो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। तांबे एवं टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांस्य निर्माण करते थे। मोहनजोदारो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्तक मिली जो द्रव्यमोम विधि से बनी है। अजंता महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के निकट चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफा की श्रृंखला है। 70 अगस्त 2024 से सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2024 से सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त हुए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। 1 सितंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक संजय सिंघल को नियुक्त किया गया। 71 यदि एक विलन की ऊंचाई 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके आधार की त्रिज्या 15% की कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात करना है। तो ऊंचाई दिया हुआ है 4-5 का रेशियो, ऊंचाई 20-17, इस तरह से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 2πr1h1 अनुपात 2πr2h2 इस तरह से निकालेंगे, 16:17 आएगा। तो 1 का कम है तो 1/16 गुना 100 यानी 6.25% की वृद्धि होगी। दूसरा है परिवर्तन प्रतिशत में, तो अगर इसका फॉर्मूला होता है a + a × b/100, इस तरह से हम निकालेंगे तो क्या जाएगा 6.25। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। जूम इन में एक बार फिर से कर देता हूँ, ठीक है। 72 6 के वर्ग 4 के घन 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 36, 64, 24, 576 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। 73 बिजली उत्पादन से लेकर घरेलू उपयोग तक विद्युत आपूर्ति के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम, इसका हो जाएगा बी 2, 4, 3, 1। यानी विद्युत आपूर्ति हेतु सही क्रम है कि सबसे पहले पावर स्टेशन जैसे ताप्ती जल विद्युत पर लगभग 11 किलोवोल्ट पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके वोल्टेज को बहुत उच्च स्तर जैसे कि 132 किलोवोल्ट 400 किलोवोल्ट तक बढ़ाया जाता है। तीसरा, इस उच्च वोल्टेज बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड की मोटी ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से लंबी दूरी तक भेजा जाता है। शहरों और कस्बों के पास के सब स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम जैसे कि 33 किलोवोल्ट और 11 किलोवोल्ट करते हैं। अंत में घरों के पास लगे ट्रांसफार्मर इसे घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक कम कर देते हैं। विद्युत जनरेटर यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। 74 नीचे दिए गए दो कथन है, कथन ए और कथन आर। इस डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। कथन ए है कि यह एक तथ्य है कि खतरे या रुकने के संकेतों के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। कथन आर, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के भौतिक सिद्धांत की सही व्याख्या करता है। रेलो के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्घ्य की चौथी घात के कवित्व के अनुपाती होती है, अर्थात 1/λ4, जो कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के सबसे अधिक होते हैं, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। कम प्रकीर्णन के कारण लाल रंग कोहरे, धूप या बारिश में भी दिखाई देता है, दूर तक यात्रा कर सकता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका उपयोग खतरे के संकेतों के लिए भी किया जाता है। 75 एक अवतल लेंस के सामने रखी गई वास्तविक वस्तु के लिए बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। एक अवतल लेंस के सामने रखी वास्तविक वस्तु के लिए बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा होगा। अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी u = -v, प्रतिबिंब की दूरी v = -v, फोकस दूरी हो जाएगा -v। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है और यह प्रकाश की
किरणों को फैलाता है। अवतल लेंस में किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। वस्तु को लेंस के सामने कहीं पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच ही बनता है। 76 500 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है 4200 जूल किलो डिग्री सेल्सियस है। तो आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा Q की गणना करेंगे तो mc इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। इस तरह से 42 हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन डेल्टा टी अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान 80 और इस तरह से Q के वैल्यू निकाल लेंगे। 77 क्वेश्चन है कि एक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने किया था। जब किसी चालक जैसे तांबे की कुंडली से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसे चालक में एक विद्युत वाहक बल यानी EMF या वोल्टेज प्रेरित होता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। एक जनरेटर में एक टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत उपयोग करके एक चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक कुंडली के घुमाया जाता है। यह घूर्णन में कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है? तो इस प्रकार एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? तो परिवर्तन करता है। जनरेटर ही क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत बार पूछा जाता है। 78 25 जुलाई 2025 को इग्नू यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है उमा काजीलाल नियुक्त की गई है। वर्ष 1989 में उमा काजीलाल इग्नू से जुड़ी थी और इग्नू का पूर्ण रूप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय होता है। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इग्नू की स्थापना का उद्देश्य उच्च शिक्षा को दूरस्थ और मुक्ति प्रणाली के माध्यम से सुलभ बनाना है। वर्ष 2010 में इग्नू को यूनेस्को द्वारा विश्व का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा संस्थान माना गया है। फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसे जीती है? तो फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब दिव्या देशमुख ने जीती है। दिव्या देशमुख का संबंध नागपुर महाराष्ट्र है। दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटूमी में फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर यह खिताब जीती है। इससे वह ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला और 28वीं शतरंज खिलाड़ी बन गई है। एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशिया कप 2025 का आयोजन UAE में किया गया है। 9 से 28 दिसंबर 2025 तक एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE टूर्नामेंट में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट के 17वें संस्करण में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीम भारत, पाकिस्तान, UAE, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। एशिया कप की शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई थी। भारत ने सबसे अधिक 9 बार एशिया कप जीता है। 9 बार एशिया कप को जीता है। 9 बार टोटल 9 बार भारत ने एशिया कप को जीता है। 1984, 88, 1990, 1991, 90-91 में, 1995, 2010 में, 2016, 2018, 2023, 2025 में जीता है। 81 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता ने शुरू किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अच्युत पटवर्धन इस रेडियो से संबंधित करते थे। इस रेडियो के माध्यम से वे लोग कांग्रेस की रणनीति जनता के सामने रखते थे। उषा मेहता ने खुफिया रेडियो सर्विस का पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को किया था। अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रही। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वे 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष थे। सुचेता कृपालानी भारत के किसी भी राज्य में उत्तर प्रदेश यानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। 82 संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल या हुल विद्रोह 1855-56 को था। इस आंदोलन को 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव ने नेतृत्व दिया था। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एको, संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियाँ का क्षेत्र था। अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। संथाल विद्रोह को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। संथाल के सारे क्षेत्र में पहाड़ा पंचायत के द्वारा शासन किया जाता था। 83
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के क्रांति का द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है। 1857 क्रांति के प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है। झांसी में सिपाही विद्रोह 1857 की शुरुआत 4 जून 1857 को की गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कालपी के युद्ध में हीरोज से युद्ध करते हुए हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी क्या कहते हैं अपनी ये मीठा हुआ है थोड़ा सा, मैं अपनी फांसी नहीं दूंगी। हटाइए। हीरोज ने लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेले महिला मर्द बताया था। 84 पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? पुस्तक इंडिया डिवाइडेड यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। राजेंद्र प्रसाद। चित्तरंजन दास जो पुस्तक लिखी है इंडिया फॉर इंडियंस। अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले द नेशन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। विजय तिलक द आर्कटिक होम इन द वेदास। एस एन बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 ईस्वी में अप्रैल में सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में नेहरू द्वारा की गई थी। 85 पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के को एक बड़ी संख्या जारी की गई। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या में मतलब क्या कहते हैं सातवाहनों द्वारा जारी की गई थी। सातवाहन काल में चांदी, तांबा, शीशा और प्रोटीन पदार्थ सिक्का चलाया गया। सर्वाधिक संख्या में शीशा के सिक्के सातवाहन शासक ने चलाया। हैदराबाद संग्रहालय में सातवाहन के लगभग 50,000 सिक्के संग्रहित हैं, जिनमें इस समय के शिल्प और व्यापार पे प्रकाष्ठा मतलब पड़ता है। सातवाहन काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार उन्नति पर थे। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी टोलेमी के भूगोल तथा सातवाहन एवं मुद्रा में तत्कालिक व्यापारिक प्रगति की सूचना मिलती है। इस काल में भारत का व्यापार मिस्र, रोम, चीन तथा पूर्वी द्वीप प्रणालियों के साथ होता था। प्राचीन काल में सिक्कों को आहट सिक्का कहा जाता था। बहुत पूछा गया कि प्राचीन काल में सिक्कों को क्या बोलते थे, तो आहट। सातवाहन नदेशों के कुछ सिक्के पर 2 पतवारों वाले जहाजों के चित्र मिलते हैं। यह समुद्री व्यापार के विकसित होने का सूचक है। सातवाहन काल में सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा का एक सबसे बड़ा भंडार है? 86 भारत में तांबा एक सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। देश का 92% जस्ता और 50% अधिक शीशा राजस्थान से प्रारंभ होता है। राजस्थान के उदयपुर जिला के जावर की खान, चित्तौड़गढ़ जिले के रामपुरवा, अगुचा खान, सिक्किम के भी भोटांग एवं पौचे खानी के खान भारत में जस्ता और शीशा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। शीशा का सर्वाधिक उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ता का उपयोग लोहे के जंगरोधी बनाने में किया जाता है। तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु है। राजस्थान में भारत में सबसे बड़ा तांबा भंडार है और इससे उत्पादन में मामले पर मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है। तांबे की प्राप्ति धारावार क्रम के शिष्ट एवं फाइलाइट सेलों के सिराव से होता है। राजस्थान में खेतरी तांबा का खान जो राजस्थान से झुंझुनू जिलों में स्थित है। अलवर जिले की खो दरेबाग की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखंड की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के सिंहभूम जिले की मोसाबानी की खान, सिक्किम के रंगपू भोटांग और पाइचेर वानी की खान तांबे के लिए विख्यात है। पाइचेर वानी की खान। 87 निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? वस्त्र उद्योग का केंद्र भीलवाड़ा है। भारत का प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान में सर्वाधिक सूती या कॉटन वस्त्र की मिलें भीलवाड़ है, इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। देश में अहमदाबाद के बाद डेनिश का उत्पादन भीलवाड़ा दूसरे नंबर पर है। भीलवाड़ा में वर्ष 1936 में मेवाड़ स्टेट की ओर से कपास की जिर्निंग इकाई पिच एरिया में स्थापित हुई। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी में भीलवाड़ा में हुआ। भीलवाड़ा में राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों का राजधानी बॉम्बे को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बोकारो शहर सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र भारत में बनाया
पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र था। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से किया गया था। 88 शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम में स्थित है, सासाराम जो कि रोहतास में स्थित है। और शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के क्या कहते हैं सुंदर नमूने का निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू करवाया था। शेरशाह सूरी का कालिंजर की लड़ाई में मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने मकबरा को पूरा करवाया था। शेरशाह सूरी के मकबरे की रूपरेखा उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाला खां द्वारा बनाई गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल के समान दूसरा खूबसूरत मकबरा बताया। शेरशाह सूरी ने 1541 में पटना शहर की स्थापना किया। पटना शहर में शेरशाह के द्वारा बनवाई गई एक शेरशाही मस्जिद का भी प्रमाण मिलता है। शेरशाह ने कुनाई किला का निर्माण दिल्ली में करवाया जो पुरानी किला के नाम से जाना जाता है। शेरशाह ने पश्चिमोत्तर भारत में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। 89 मिलान करना है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। सी रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्य प्रणाली से समीक्षा हेतु। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। श्री रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के दृष्टि से जून 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति की स्थापना किया गया था। 90 है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश को स्वतंत्र अस्तित्व आदित्य चोल ने दिया। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। संगम युग में चोलवंशी नरेश दक्षिण में शक्तिशाली थे। ये काल के राजाओं इस काल के राजाओं में कार्यकाल लगभग 190 ईस्वी का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। 9वीं शताब्दी के मध्य में 850 ईस्वी में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। 850 ईस्वी के लगभग विजयालय नामक एक शक्तिशाली चोल राजा पल्लवों के सामंत के रूप में उरैयूर के समीपवर्ती क्षेत्र में शासन करता था। उरैयूर चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया था। उसने दुर्गा देवी के मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 तक शासन किया। चोल साम्राज्य का महानतम शासक राजा राज प्रथम उत्तम चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था जो 950 ईस्वी के मध्य राज के नाम से गद्दी पर बैठा था। राज ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाता है तो ए की दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी की शुरुआती बढ़ते रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो सके। तो 130 ज़्यादा है, 130% ज़्यादा है, यानी 13:10 यानी 3 ज़्यादा है। तो 13 यूनिट का वैल्यू 117 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का 9 मीटर। दौड़ बराबरी समाप्त करने के लिए ए द्वारा बी को दिया गया बढ़त 3 यूनिट है यानी 27 मीटर। 92 प्रमोद अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिन में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकती है। प्रमोद अखिल रमन 14 दिन में, अखिल रमन 77 दिन में दक्षता निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 154। अभिष्ट समय निकाल लेंगे इस तरह से तो क्या निकाल जाएगा 154/9 दिन 93। एक क्रेन 2000 केजी के भार को 1 मिनट में 15 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठाती है। क्रेन की शक्ति पावर की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में।
किरण की शक्ति P बराबर W/T हो जाएगा, P बराबर mgh/T। तो P बराबर निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सबका, इस तरह से आ जाएगा 5 किलोवाट। 94। एक व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसे दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? एक व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक बहुत छोटा हो जाता है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पास की वस्तुओं को आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे केंद्रित होती है। इसके निवारण के लिए एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस जो एक अभिसारी लेंस है का उपयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणें को प्रकाश की किरणें को अतिरिक्त रूप से अभिसारित करके उन्हें सही स्थान यानी रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, जिसके पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका 95 नंबर कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? कुल प्रतिरोध निकालना यानी R इक्विवेलेंट। समांतर में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 1 ओम। 96। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान एक बंजर भूमि पर सबसे पहले बसने वाले अग्रगामी जीवों पियोनियर स्पेसीज जैसे लाइकेन की क्या विशेषता होती है? प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान एक बंजर भूमि पर सबसे पहले बसने वाले अग्रगामी जीवों जैसे कि लाइकेन की मुख्य विशेषता यह है कि वे अधिक तापमान और सूखे जैसी चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकती है। अग्रगामी प्रजातियों को कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए जहाँ की मिट्टी या पानी नहीं होती है। लाइकेन चट्टानों पर अम्ल स्रावित करते हैं जो चट्टानों को तोड़कर अपक्षय की प्रक्रिया शुरू करते हैं और मिट्टी के निर्माण में पहला कदम उठाते हैं। जब ये अग्रगामी जीवों मर जाते हैं तो इसका अपघटन होता है और वे मिट्टी में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, जिससे मिट्टी भविष्य के पौधों के लिए अधिक उपजाऊ बनती है। उन्हें स्थापित होने के लिए गहरी और पोषक तत्वों में भरपूर मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। वे इसके विपरीत ऐसी मिट्टियों का निर्माण भी शुरू करते हैं। 97 है आपका जब वैज्ञानिक और इंजीनियर किसी समस्या को हल करने के लिए प्रकृति उसके मॉडल सिस्टम और प्रक्रियाओं से प्रेरणा लेते हैं तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? जब वैज्ञानिक और इंजीनियर किसी समस्या को हल करने के लिए प्रकृति उसके मॉडल सिस्टम और प्रक्रियाओं से प्रेरणा लेते हैं तो इस दृष्टिकोण को बायोमिमिक्री कहा जाता है। बायोमिमिक्री शब्द का अर्थ है जीवन की नकल करना। यह एक नवाचार दृष्टिकोण है जो प्रकृति के समय परीक्षित रणनीतियों के सीख कर मानवीय समस्याओं का स्थायी समाधान चाहता है। उदाहरण शार्क की त्याग की नकल करके जीवाणुरोधी सतह का निर्माण करना और किंगफिशर की चोंच के डिजाइन से प्रेरणा लेकर हवाई स्पीड ट्रेनों के शोर को कम करना। शोर कमल के पत्ते के प्रभाव को नकल करके स्वयं सफाई करने वाले पेंट बनाना। इसका लक्ष्य ऐसे डिजाइन और उत्पाद बनाने से है जो अधिक कुंडल टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हो। जैव उपचार बायो रेमिडिएशन में प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यह नकल करने के बजाय सीधे जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग 77 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 से बढ़कर 77 हो गई है। 50 से घटकर हो जाएगा ना। भारतीय पासपोर्ट धारकों की वर्तमान 59 स्थानों पर वीजा मुक्त 59 देशों पर वीजा मुक्त ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वैश्विक पासपोर्ट की एक रैंकिंग है जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना पूर्व वीजा के कितने गंतव्य की यात्रा की जा सकती है, इस आधार पर पासपोर्ट की मजबूती को मापता है। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। विश्व के शीर्ष शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर वीजा मुक्त 193 देश, जापान, दक्षिण कोरिया 190, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन 189। 99
FIDI अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? FIDI अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन भारत के गोवा में किया जाएगा। विश्व कप 2025 के शीर्ष 3 शतरंज खिलाड़ी 2025 से कैंडिडेट्स खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए दावेदार का निर्धारण करेंगे। FIDE विश्व कप 2025 में 206 खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के 1 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे। उन्होंने अपने पत्र में व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को पद छोड़ने का कारण बताया। वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अपने कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले अन्य 2 उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और आर वेंकट रमन है। वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है। अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है CP राधाकृष्णन है। CP राधाकृष्णन 15 में। तो इस तरह से जो है ना सेट नंबर 9 खत्म होता है और सेट नंबर 10 से लेके 30 तक बची हुई है और क्लास इसी तरह से होगी आपका। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।